नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के भाग, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखते हैं आज का वीडियो NCERT सार संग्रह एवं वन लाइनर। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 3 तक भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अनन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? सांसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित होती है? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विलय विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुच्छेद एवं विषय वस्तु, जिसमें कि अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का अधिकार, एवं अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, तथा अनुच्छेद 4 में दिया गया है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त होता है? सांसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का बनाए गए थे? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एवं देखते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किए गए तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासकों ने पाकिस्तानी सेना एवं काबिलियों ने आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। देखते हैं, पहले के विशेष राज्य को राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? राज्य एवं वर्ष: असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में एवं नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1986-87 में, त्रिपुरा को 1972 में, जबकि असम एवं नागालैंड को 1969 में एवं हिमाचल प्रदेश को 1971 में तथा 3 राज्य मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 1972 में मिला था। क्षेत्रीय परिषद को देख लेते हैं दोस्तों। परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में नई दिल्ली इसका मुख्यालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एवं चंडीगढ़ है। जबकि केंद्रीय क्षेत्र परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, इसमें सम्मिलित राज्य क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव जैसे राज्य शामिल हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। देखते हैं, एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं दोस्तों, जिसमें कि क्षेत्रफल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिलों की संख्या भी लगभग नहीं पूछा जाता है दोस्तों। जब तक नहीं कोई स्टेट अपने लेवल पे एग्जाम लेता है तब तक इन दोनों का प्रश्न बहुत ही कम आते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो में राज्य एवं राजधानी। राजस्थान का राजधानी जयपुर, भाषा हिंदी है तथा जिलों की संख्या 33 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 52। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मराठी उसकी भाषा है तथा जिलों की संख्या 36 है। जिला भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। देखते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसमें भाषा हिंदी एवं उर्दू चलता है। गुजरात का गांधीनगर, गुजराती भाषा। कर्नाटक का बेंगलुरु, कन्नड़ भाषा। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तेलुगु भाषा। ओडिशा का भुवनेश्वर, उड़िया भाषा। छत्तीसगढ़ का रायपुर, हिंदी भाषा। तमिलनाडु का चेन्नई, तमिल भाषा। बिहार का पटना, हिंदी भाषा। जबकि पश्चिम बंगाल का कोलकाता, बंगाल भाषा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, अंग्रेजी भाषा एवं झारखंड का रांची, हिंदी भाषा। असम का दिसपुर, असमिया भाषा। हिमाचल प्रदेश का शिमला धर्मशाला है दोस्तों, जिसमें कि हिंदी भाषा एवं उत्तराखंड का देहरादून, गौरसैन, हिंदी एवं संस्कृत भाषा। पंजाब का चंडीगढ़, पंजाबी भाषा। हरियाणा का चंडीगढ़, हिंदी भाषा। केरल का तिरुवनंतपुरम, मलयालम भाषा। मेघालय का शिलोंग, गारो भाषा एवं मणिपुर का इम्फाल, मणिपुरी भाषा। मिजोरम का आइजोल, मिजो भाषा। नागालैंड का कोहिमा, अंग्रेजी भाषा। त्रिपुरा का अगरतला, बंगाल भाषा एवं सिक्किम का गंगटोक, नेपाली भाषा। जिसमें कि गोवा का पणजी, कोंकणी भाषा। तेलंगाना का हैदराबाद, तेलुगु एवं उर्दू भाषा एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उसकी राजधानी देखते हैं दोस्तों। अंडमान व निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। दादर नागर व हवेली तथा दमन व दीव का दमन। दिल्ली का नई दिल्ली। लक्षद्वीप का कवरत्ती एवं पुडुचेरी का पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर एवं जम्मू। लद्दाख का लेह। नीचे एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात 45,625 वर्ग किलोमीटर में तथा सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर में है। नागरिकता सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार हैं। प्रथम जन्म से, द्वितीय वंशीकरण से यानी कि वंश अधिकार से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीयकरण से तथा पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल
सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संविधान संशोधन में किन देशों ने हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन तथा पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारतीय की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान एवं वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। एवं प्रवासी भारतीय दिवस किस समय अंतराल पर मनाया जाता है? यानी कि दोस्तों भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कितनी समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी कि प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद प्रमुख अनुच्छेद हैं विषय वस्तु है। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत के प्रवाजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार एवं अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जिसमें कि 9वां अनुच्छेद जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता एवं अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। एवं लक्ष्मी मिल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, जबकि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। जिसमें कि NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना, जिसमें कि तुलना प्रवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO एवं विदेशी भारतीय नागरिक का OCI। परिभाषा: भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है एवं स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, भारत में वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसे पासपोर्ट धारक है। एवं OCI में एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता, यानी कि ये भारतीय नागरिक है, कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। संविधान लागू होने के या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवास जो स्वतंत्रता बाद भारत आगे बना। प्राप्त होने वाला लाभ: सभी लाभ जो सामान्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो सकता है वह NRI को प्राप्त हो सकता है। कोई विशेष लाभ नहीं होता है PIO को। एवं एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए रहता है। एवं वीजा नहीं, NRI के पास वीजा नहीं होता है, PIO के पास होता है, जबकि जीवन भर बीमा वीजा आ सकते हैं। OCI मत अधिकार NRI को दे दिया गया है, PIO को नहीं दिया गया है एवं OCI को
नहीं दिया गया है। इसमें नागरिकता से संबंधित LM सिंघवी की अध्यक्षता गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। मूल अधिकार देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को सांसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। जिसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करती है? अनुच्छेद 16 के 1 और अनुच्छेद 16 के 2। अनुच्छेद 16 के 1 और 2 में अवसर की समानता की गारंटी है एवं समान संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15। एक लोक नियोजन के विषय में किस अवसर की समानता? अनुच्छेद 16 में। एवं वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण शस्त्रहित सम्मेलन करने की, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, राज्य के राज्य क्षेत्र आवंध संरचना एवं बचने का व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में। एवं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में। शिक्षक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में। एवं भारतीय एवं विदेश नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में। जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के 1 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में। एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। जबकि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की
मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के ए में नीचे एक फैक्ट दिया गया है जिसमें कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के अ में तथा शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी में, संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 सी में, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के जी में, भारत को किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार अनुच्छेड 19 के 1 के ई में, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध में अभियुक्त हो स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 के सी में संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त हो दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि व्यक्ति विदेश की यात्रा यानी कि घूमने की उसे स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने की अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय का आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमांड्स, अनुच्छेद 32 को। व्यक्ति स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस एवं संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारतीय बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्राप्त किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं?
अनुच्छेद 15 को 6 तथा 16 का 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। देखते हैं मूल अधिकार का अनुच्छेद दोस्तों। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 एवं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नीचे एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, देखते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धर्मवालियों को धार्मिक संस्थान की स्थापना व धर्म कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग से किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 से। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व बाद योग नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रावधान में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 43 का क में। भारतीयों के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया था? भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं दोस्तों, देखते हैं। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का 2 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका या पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व या नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के अंगों में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करें। जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगतता एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रावधान में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समितियों की स्वेच्छा गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतंत्र, नियंत्रण व व्यावसायिक प्रबंधों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 में SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक व्यवस्था में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर निबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास। 48 में है दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्र महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों का स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तथा अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नीचे एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर